लाइसेंस को अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना हो पैसे को कोई बोरा भर भर के पैसा, बी मतलब बोरे भर भर के पैसे। ठीक है, जब विदेश से भारत में लाया जाता है तो कहीं ना कहीं किसी की आवश्यकता पड़ती है, किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हाय एवरीवन, आई एम युवराज सर, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे डी फार्म सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ड्रग शेड्यूलिंग। जी हाँ, ड्रग शेड्यूलिंग के बारे में आज चर्चा करेंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ड्रग को शेड्यूल किया गया है। शेड्यूलिंग करने का मतलब रूल्स बनाए गए हैं कि इस शेड्यूल में ये ड्रग आएंगे, इस शेड्यूल में ये आएंगे, ये शेड्यूल में ये होगा। अब वो क्या होगा उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो देर किस बात की, आइए चलिए शुरुआत करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, द एक्ट एंड रूल्स आर डिवाइडेड इनटू शेड्यूल। जो ये अधिनियम और नियम बनाए गए हैं इसको शेड्यूल में डिवाइडेड किया गया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945। अच्छा, एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि सर एक्ट एंड रूल में क्या डिफरेंस है? आता होगा ना, एक्ट मतलब अधिनियम होता है, रूल मतलब नियम होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जो भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कोई चीज पारित होता है तो एक्ट होता है, अधिनियम होता है, लेकिन उस एक्ट के अंदर कोई स्ट्रेटेजी बनाया जा रहा है, कोई पॉइंट रखा जा रहा है, वो रूल होता है। ठीक है, जैसे आपका जो शेड्यूल है ना, पूरा शेड्यूल ए बी सी, ये आपके रूल हैं, लेकिन जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक बनाया गया है इसी के अंदर तो आ रहा है, तो ये अधिनियम है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा ये अधिनियम बनाए जाते हैं, उसके अंदर रूल आते हैं। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर आ रहा है रूल्स 1945। ठीक है, इसी के अंदर प्रॉपर तरीके से एक्ट एंड रूल डिवाइडेड किया है शेड्यूल में, जिसमें हम डिटेल्स अबाउट ड्रग के स्टैंडर्ड, उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो क्या क्या चीजें देखना चाहिए, वो किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है, प्रोसीजर क्या है, वो सब आइए देखते हैं, समझते हैं। तो आइए सारे एक एक करके सारे शेड्यूल्स को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल ए का। शेड्यूल ए में क्या चीजें आती हैं? तो शेड्यूल ए में क्या आता है कि कोई भी ड्रग जिसका आप मैन्युफैक्चरिंग कराना चाह रहे हैं, टेस्ट अप्रूवल देना चाहते हैं, एक्सपोर्ट लाइसेंस करा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन या फॉर्म भरना पड़ता है। तो ठीक है, तो ए से याद रखिएगा, ए से एप्लीकेशन। ठीक है, ए से एप्लीकेशन या फॉर्म कंटेन्स ऑल फॉर्म फॉर एप्लीकेशन टू बी मेड अंडर द एक्ट एंड रूल। ठीक है, मतलब कोई भी एक्ट, इस अधिनियम और नियम के अकॉर्डिंग अंडर में जो भी एप्लीकेशंस या फॉर्म भरे जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? शेड्यूल ए के अंतर्गत। इसमें क्या क्या शामिल है? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट लाइसेंस, लाइसेंस को अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना हो, टेस्ट कोई अप्रूवल करवाना हो, ठीक है, कोई परीक्षण अप्रूवल करवाना हो, मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस वगैरह जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरना होता है, वो किसमें भरते हैं? शेड्यूल ए के अंतर्गत ये कहीं ना कहीं आते हैं। जो भी फॉर्म फिल किया जाता है, एप्लीकेशन भरा लिखा जाता है, वो सब शेड्यूल ए के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, फॉर्म 12 एप्लीकेशन फॉर इंपोर्ट लाइसेंस, लाइसेंस को अगर इंपोर्ट कराने के लिए जो एप्लीकेशन भरते हैं फॉर्म 12 भरते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? शेड्यूल ए के अंतर्गत। तो ए से याद रखिएगा एप्लीकेशन, क्या याद रखेंगे? ए से एप्लीकेशन। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है शेड्यूल बी। बी मतलब पी फॉर टेस्ट एनालिसिस। कोई परीक्षण करते हैं, किसी भी ड्रग का जांच पड़ताल करते हैं, बहुत सारी टेस्टिंग चलती है। आपको पता है कि बड़े बड़े लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हो गया या अदर बड़े बड़े लैब हो गया, यहाँ पे एनालिसिस एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, ड्रग और कॉस्मेटिक की टेस्टिंग चलती है, उनकी एनालिसिस होती है बड़े बड़े लैब में। तो उसके जो चार्जेस होते हैं, उसकी जो फीस होती है, वो उसकी फीस कहाँ पे मेंशन है? वो कहीं शेड्यूल बी के अंतर्गत आता है। जिसकी शेड्यूल जो फी प्रिस्क्राइब्ड होता है वो शेड्यूल बी के अंतर्गत आता है। अब कैसे याद करेंगे? बी, बी का मतलब कैसे याद कर सकते हैं? बी मतलब बोरा भर भर के पैसा। ठीक है, भर भर के पैसा, ऐसे तो याद कर सकते हैं। फी मतलब क्या हो गया? पैसा मतलब फी मतलब वही ना कि आप पे कर रहे हैं पैसे को, तो बोरा भर भर के पैसा। बी मतलब बोरे भर भर के पैसे। तो ये कहीं ना कहीं इससे याद रखिएगा कि फी से। तो फी फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस, जो भी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या अदर लैब में कोई भी ड्रग की टेस्टिंग या एनालिसिस होती है, ड्रग या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की, तो उसके जो चार्जेस लगते हैं, उसकी जो फीस प्रिस्क्राइब की जाती है, वो शेड्यूल बी के अंतर्गत आता है। बी मतलब बोरा भर भर के पैसा, मतलब फी की बात हो रही है। याद हो गया? ए मतलब शेड्यूल ए का मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट अप्रूवल कराने के लिए, वो कहीं ना कहीं शेड्यूल ए के अंतर्गत आते हैं। बी मतलब बोरा भर भर के पैसा, जो फी लगती है कोई टेस्ट के एनालिसिस का, तो जो फी जिसको फी के जो चार्जेस होते हैं वो कहीं ना कहीं वो शेड्यूल बी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया?
अब बात करते हैं शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1। देखिए जनरली आपकी बुक में सी और C1 एक ही में लिखा होता है, अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो शेड्यूल सी एंड C1 एक साथ पूछा जाएगा, मैक्सिमम चांस है, अलग अलग नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा अलग बता दे रहे हैं जिससे आपको नॉलेज रहे। शेड्यूल सी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड स्पेशल प्रोडक्ट, जनरली सी एंड C1 बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट एक साथ लिखा होता है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो शेड्यूल सी में कौन से ड्रग आते हैं, तो लिस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट रिक्वायरिंग स्पेशल स्टोरेज एंड हैंडलिंग कंडीशन। कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की जो लिस्ट सूची बनी होती है जिसमें एक प्रॉपर स्पेशल स्टोरेज की आवश्यकता होती है, हैंडलिंग उनके प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग कंडीशन सही होना चाहिए, ऐसे ड्रग शेड्यूल सी में आते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कोई सीरम हो गया, एंटीजेंस हो गए, वैक्सीन हो गए जैसे BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस, ऐसे वैक्सीन वगैरह हो गए, टॉक्सिन्स हो गई, एंटीटॉक्सिन्स हो गए, इंसुलिन हो गए, ब्लड हो गया, ब्लड कंपोनेंट्स, जीन, सेलुलर थेरेपीज वगैरह, टिश्यू वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं शेड्यूल सी में आते हैं। ये सब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। इनके लिए प्रॉपर स्पेशल स्टोरेज हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या क्या बोले हम, सीरा, एंटीजेंस, वैक्सीन वगैरह हो गए, टॉक्सिन्स जो होते हैं कहीं ना कहीं यूज किए जाते हैं ड्रग्स में, एंटीटॉक्सिन्स भी यूज किए जाते हैं, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है, ब्लड हो गए, ब्लड कंपोनेंट्स हो गए, जीन, सेलुलर थेरेपीज वगैरह होती है, और टिश्यू वगैरह जो होते हैं ये सब शेड्यूल सी के अंतर्गत आते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं C1 में कुछ स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं, इंक्लूड एडिशनल ड्रग, कुछ एडिशनल ड्रग होते हैं दैट रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग, इनको भी स्पेशल स्टोरेज और हैंडलिंग की आवश्यकता होती है, बट आर नॉट इन शेड्यूल सी, थोड़ा सा शेड्यूल सी से अलग होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में फिश लीवर ऑयल होते हैं, एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होता है जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, लीवर एक्सट्रैक्ट होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन्स वगैरह होते हैं, शेड्यूल C1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा शेड्यूल सी और C1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। सी एंड C1 स्पेशल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के नाम से आता है, याद रखिएगा। सी में हमका बताया है कि जिसकी स्पेशल स्टोरेज हैंडलिंग कंडीशन की जो ड्रग होती है उनकी प्रॉपर लिस्ट जो होता है वो सी के अंतर्गत आता है। सीरा, एंटीजन, वैक्सीन, टॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन्स, इंसुलिन, ब्लड कंपोनेंट्स, जीन, सेलुलर थेरेपीज एंड टिश्यूज वगैरह आते हैं। ओके, एंड C1 में बस वही जो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो शेड्यूल सी में नहीं आते हैं, वो उसको भी स्पेशल हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, इंक्लूड एडिशनल ड्रग दैट रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग बट आर नॉट इन शेड्यूल सी, जैसे फिश लीवर ऑयल हो गया, एड्रेनलिन हो गया, लीवर एक्सट्रैक्ट, विटामिन, हार्मोन्स, ये सब C1 में आते हैं। क्लियर, चलिए अब आप इसको चाहे तो सी एंड C1 को एक साथ लिख सकते हैं या अलग अलग लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं शेड्यूल डी की। शेड्यूल डी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन लिस्ट, कुछ ऐसी सूची बनाई गई जिसको छूट दी गई है। ठीक है, कुछ ऐसे ड्रग्स या सब्सटेंस पदार्थ की सूची बनाई गई है जिसको छूट दिया गया है। एक्सेप्शन मतलब छूट दिया गया है। ड्रग सब्सटेंस एक्सेप्टेड फॉर सर्टेन प्रोविजंस, ठीक है, ड्रग या फिर ऐसे पदार्थ जिसको छूट दिया गया है फॉर सर्टेन प्रोविजंस, मतलब कुछ खाने पीने वाली चीजों में छूट दिया गया है आप द एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, स्पेशली रिगार्डिंग इंपोर्ट, जब उसको इंपोर्ट किया जाता है भारत से, ठीक है, जब विदेश से भारत में लाया जाता है तो ऐसे में कुछ जगह पे छूट दिया गया है कुछ ऐसे ड्रग सब्सटेंस में। एग्जांपल में सब्सटेंस नॉट रिक्वायरिंग इंपोर्ट लाइसेंस, सब्सटेंस ऐसे पदार्थ के लिए कोई इंपोर्ट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। सच एज स्मॉल पर्सनल यूज इंपोर्ट, ठीक है, जैसे कि कोई स्मॉल पर्सनल इंपोर्ट है, जैसे कि क्या कह सकते हैं हम, वो जो ओट्स वगैरह नहीं आते हैं, ओट्स वगैरह आते हैं और सारी चीजें जिसके लिए मतलब प्रॉपर तरीके से कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, वो सब शेड्यूल डी में आते हैं। ठीक है, छूट प्राप्त वाली जो दवाइयाँ होती है, लिस्ट होती है, वो डी में आते हैं। ओट्स वगैरह जनरली ये सब आते हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सी और C1 समझ में आया, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और स्पेशल प्रोडक्ट ये ध्यान रखिएगा। डी में जो छूट वाली चीजें होती हैं वो सब आती हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल E1 में। E1 में कुछ टाइप के ड्रग्स आते हैं, तो E1 में जनरली जो आते हैं जो पॉइजनियस सब्सटेंस आते हैं, जहरीली वाली जो पदार्थ होते हैं वो आती हैं। ASU मेडिसिन, ASU का मतलब आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी जो मेडिसिन होती हैं वो जनरली आते हैं E1 में जो पॉइजनियस होते हैं। लिस्ट ऑफ पॉइजनियस सब्सटेंस, ठीक है, दो तरीके से होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जहां पे तैयार किया जाता है जिसके स्टैंडर्ड मेंटेन है, जिसकी प्रॉपर रिकॉर्ड है, सब चीज पता है, और यहाँ पे लिस्ट सूची है। तो जो E1 में है वो सूची, लिस्ट ऑफ पॉइजनियस सब्सटेंस जो यूज किया जाता है आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन में। ठीक है, जो पॉइजनियस पदार्थ
पदार्थ हैं उनकी जो प्रॉपर लिस्ट होती है उनका प्रयोग किया जाता है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन में, वो शेड्यूल E1 के अंतर्गत आती हैं। एग्जाम्पल में धतूरा हो गया, एकोनाइट हो गया, नक्स भूमिका हो गया। ठीक है, धतूरा, एकोनाइट, नक्स भूमिका, जनरली ये सब पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। ओके, चलिए अब शेड्यूल F की बात कर लेते हैं। F को देखते हैं। एफ आता है बायोलॉजी, स्टैंडर्ड फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। देखिए स्टैंडर्ड आ गया। अभी आप देखे थे कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की लिस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जितने आते हैं उसकी लिस्ट प्रॉपर तरीके से बनाई जाती है, वो शेड्यूल सी के अंतर्गत आती है। लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड होता है, जहां पे ड्रग का पूरा ओवरऑल उसका रिकॉर्ड, उसकी सारी चीजें की प्रॉपर तरीके से कितना क्वालिटी मेंटेन है, सब कुछ वो स्टैंडर्ड के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का वो शेड्यूल एफ में आता है। ठीक है, लेज डाउन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं क्या जारी रखा गया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी स्टोरेज ड्रग के, उसके स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के, वो शेड्यूल एफ के अंतर्गत आता है। एग्जांपल में प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स लाइक बीसीजी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स, ये सब का जो निर्माण होता है उसका जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है वो एफ के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेड्यूल F1। अभी तो आप F देखिए, F1 के अंतर्गत क्या आता है, तो आप देखिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में ब्लड भी आता है, ब्लड कंपोनेंट्स, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड फॉर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, वो F1 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी आप देखे थे शेड्यूल सी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट था उसमें ब्लड भी आता था, जैसे दिखाया आपको, सी में आपका ब्लड कंपोनेंट्स वगैरह सब आते हैं, लेकिन एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जाती है, वो लिस्ट जो होता है वो शेड्यूल सी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर इसके स्टैंडर्ड की बात करें कि जहां पे इसको पूरी तरीके से, जैसे देखिए कवर कलेक्शन हो गया, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट, उसका जो ब्लड का स्टैंडर्ड है, उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है, वो कहां पे आता है, शेड्यूल F1 में आता है। एग्जांपल में होल ह्यूमन बॉडी, होल वुमेन ब्लड एंड प्लाज्मा। ठीक है, होल वुमेन ब्लड, वुमेन का पूरा ब्लड और प्लाज्मा जो है, इसका स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं वो शेड्यूल F1 के अंतर्गत आता है, कि मतलब जो बनाया गया है किस क्वालिटी कितनी अच्छी मेंटेन है, कितना प्योर है, हाईली प्योर है, ये सब स्टैंडर्ड जो है वो F1 के अंतर्गत आता है, और जो लिस्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का वो सी के अंतर्गत आता है। क्लियर, चलिए डबल एफ की बात करें, एक F1 हो गया, पहला पढ़े आप F, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, F1 में ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, और डबल F में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, मतलब आंखों की जो प्रिपरेशन, दवाइयां प्रिपेयर की जाती हैं, आंखों की दवाइयां जो तैयार की जाती हैं, वो शेड्यूल FF के अंतर्गत आता है। स्टैंडर्ड फॉर आई प्रिपरेशन टू इंश्योर स्टेरिलिटी एंड सेफ्टी। ठीक है, आंखों की प्रिपरेशन के लिए, आंखों की जांच के लिए हम ये सुनिश्चित करते हैं कि वो सुरक्षित रहे, उसके स्टैंडर्ड वाली जो दवाइयां आती हैं वो शेड्यूल FF के अंतर्गत आती हैं। जैसे कोई आई ड्रॉप हो गया, आई ऑइंटमेंट्स हो गए, ये सब शेड्यूल FF के अंतर्गत आता है। क्लियर, चलिए आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। शेड्यूल जी की अगर बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं, मतलब कॉशन ड्रग, जिसको बोलते हैं सावधानी वाली दवाइयां। ठीक है, सावधानी टाइप की दवा, जिसको मतलब देखने के लिए आप समझिए सावधानी टाइप की वो दवा होती हैं जिसको कहीं ना कहीं किसी की आवश्यकता पड़ती है, किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं, मतलब डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करेंगे। लिखा भी है ड्रग टू बी टेकन ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, इस ड्रग को हमें लेना चाहिए मेडिकल सुपरविजन के अंडर में। ठीक है, लेबल मस्ट स्टेट, उसके जो भी शेड्यूल जी की ड्रग होती है उसके लेबल में लिखा होता है, कॉशन, सावधान रहिए, इट इज डेंजरस, या खतरनाक होता है। ठीक है, टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सपेक्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, ये मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ही इसको लें, इसके बिना अगर ले रहे हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। ओके, मेडिकल सुपरविजन के बिना इसको अगर लेते हैं तो ये हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, जो कि आप देख सकते हैं लिखा भी है कि इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सपेक्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। ओके, एग्जाम्पल में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हार्मोन्स वगैरह जनरली शेड्यूल जी ड्रग के जो होते हैं इसमें आते हैं। तो शेड्यूल जी जो होती हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, याद रखिएगा। शेड्यूल एच भी होता है प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। जो शेड्यूल जी होता है, ऐसे शेड्यूल एच होते हैं जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये भी प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन होते हैं। कैन बी सोल्ड, जिसको बेचा जा सकता है ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जब डॉक्टर लिख देंगे आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको RMP बोलते हैं, तो RMP द्वारा जब उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तब कहीं ना कहीं उसे बेच सकते हैं, उसे आप ले सकते हैं। बिना आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप उसको नहीं ले सकते। ठीक है, मस्ट कैरी लेबल, लेबल पे लिखा होता है RX शेड्यूल H
ड्रग नॉट टू बी सोल्ड विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर्स होते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप इसे बेच नहीं सकते। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आते हैं एंटीबायोटिक्स जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन, रिफाम्पिसिन, इस टाइप के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो शेड्यूल एच के अंतर्गत आते हैं। शेड्यूल जी में आपको बताएं ये भी मेडिकल सुपरविजन के ही अंडर में लेना चाहिए, ये भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं। हार्मोन्स वगैरह जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं ये सब शेड्यूल जी में आते हैं। तो जी एच दोनों आपको क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट है। अब शेड्यूल H1, अभी तो आप एच देखिए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग था, H1 में क्या अंतर है कि यहाँ पे तो आपको दवा बेचना है लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन करना है। रेड लाइन ड्रग होते हैं, H1 में जो रेड लाइन ड्रग होते हैं वो आते हैं, इसका स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। टू प्रिवेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, जो भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होते हैं उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये शेड्यूल H1 के ड्रग होते हैं। फार्मासिस्ट मस्ट कीप प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड फॉर 3 ईयर, जो फार्मासिस्ट होते हैं ये इसका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके 3 साल तक इसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। लेबल मस्ट हैव ए रेड बॉक्स एंड वार्निंग, लेबल में रेड बॉक्स एंड वार्निंग लिखा हुआ होता है, रेड बॉक्स होता है उसमें वार्निंग लिखा हुआ होता है। ठीक है, कि इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सपेक्ट इन अकॉर्डिंग विद द मेडिकल एडवाइस। ठीक है, नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वही बात लिखा हुआ कि बिना किसी डॉक्टर के उसके प्रिस्क्रिप्शन के आप इसे ले नहीं सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल में एंटी टीबी ड्रग आता है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, 3rd and 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स, सेफ्ट्राइक्सोन, मेरोफिनेम, ये सब जो ड्रग होते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही लेना चाहिए। ओके, तो ये शेड्यूल H1 जो होता है ये रेड लाइन ड्रग होते हैं, ध्यान रखिएगा। शेड्यूल H जो होता है प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन होते हैं। ठीक है, इसमें भी एंटीबायोटिक्स होती हैं लेकिन ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसके H1 में रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है प्रिस्क्रिप्शन का और H में रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना पड़ता है। लेकिन दोनों प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, दोनों RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर में लेना है, उसके प्रिस्क्रिप्शन से ही दवा मिलेंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल आई का मतलब होता है आई बुला रहा है, मतलब कोई नया ड्रग आने वाला है। आई पेटेंटेड या फिर प्रोप्रिएटरी मेडिसिन, ऐसे ड्रग जो ब्रांडेड ड्रग होते हैं इनको पेटेंट कराना पड़ता है। प्रोप्रिएटरी मतलब कहीं ना कहीं प्रोप्रिएटरी मतलब प्रिपेयर किया जाता है, मेडिसिन को प्रिपेयर किया जा रहा है, उसको पेटेंट किया गया है। कंटेंट द लिस्ट ऑफ ऑल पेटेंटेड या ब्रांडेड मेडिसिन। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट है तो इसका कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड भी होगा आगे। अभी ये लिस्ट की बात कर रहा है कि जो भी ब्रांडेड मेडिसिन ड्रग्स हैं जो पेटेंटेड किए गए हैं उनकी प्रॉपर जो लिस्ट होती है वो शेड्यूल आई के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे ब्रांडेड फार्मुलेशन लाइक एगुमेंटिन कैसा ड्रग है, इसमें आप देख पा रहे होंगे एगुमेंटिन में एमॉक्सिसिलिन और क्लोरिनेटिव पोटेशियम, मतलब कहीं ना कहीं एमॉक्सिसिलिन और क्लोरिनेटिव पोटेशियम का कॉम्बिनेशन जो आता है एगुमेंटिन, ये आप पॉपुलर मतलब ब्रांड नेम है। ओके, तो जो पॉपुलर ब्रांड नेम की जो लिस्ट होती है पेटेंटेड ब्रांड नेम, वो ड्रग किस में आते हैं, वो शेड्यूल आई में आते हैं। ठीक, चलिए जे की बात करें अगर शेड्यूल जे की, तो प्रोहिबिटेड डिजीज क्लेम, मतलब कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसपे आप क्लेम नहीं कर सकते, उन पर रोक लगाया जाता है। जैसे कुछ डिजीज की लिस्ट होती हैं जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि इस ड्रग खाने से ये एकदम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते, मतलब कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिनके लिए कुछ ड्रग्स जो आती हैं लेकिन इस ड्रग से आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि इस ड्रग को खाएंगे तो परमानेंट ठीक हो जाएंगे। ऐसे ड्रग शेड्यूल जे में आती हैं। जैसे मान लीजिए आप कैंसर की दवा खा रहे हैं, आप एड्स की दवा खा रहे हैं, डायबिटीज की दवा खा रहे हैं, एपिलेप्सी जो मृगी दौरे होते हैं की दवा खा रहे हैं और आप क्लेम करा रहे हैं कि हम इस दवा खा तो रहे हैं, हमको एकदम ठीक होना चाहिए, तो ऐसी लिस्ट बनाई गई है, ऐसे आप एकदम ठीक नहीं हो सकते। वो शेड्यूल जे के अंतर्गत आता है। अगर आप क्लेम करेंगे तो वो शेड्यूल जे वाली रूल्स आपको बताएगा कि हम पहले से प्रोहिबिटेड किए हैं कि जैसे डिजीज को क्लेम नहीं किया जा सकता उसको रोक लगा सकते हैं। ठीक है, रोक लगाया गया है कि आप दवा तो दे रहे हैं लेकिन उस पर आप क्लेम क्योर मतलब सही होने का एकदम तरीके से वो आप क्योर नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। ओके, चलिए शेड्यूल के अंतर्गत क्या आता है, एक्सेम्प्टेड ड्रग, कुछ ड्रग जिसपे छूट दी गई हैं। जो शेड्यूल के हैं कुछ ड्रग जिसपे छूट दी गई हैं वो के अंतर्गत आता है। जैसे आपके जैसे कहने का मतलब शेड्यूल के का मतलब कि छोटे मोटे जो फार्मेसी के शॉप खोलते हैं ना, छोटे मोटे जो फार्मेसी के शॉप खोलते हैं वो शेड्यूल के अंतर्गत ड्रग रखते हैं। ठीक है, जैसे कि सर्टन क्लास ऑफ ड्रग फॉर स्पेसिफिक प्रोविजंस, मैन्युफैक्चरिंग, लेबलिंग, जैसे कोई डिसइंफेक्टेंट रखना हो, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक हो गया, ठीक है, घरों की साफ सफाई के लिए डिसइंफेक्टेंट हो गया, हाउस होल्ड रेमेडीज वगैरह हो गया, छोटी मोटी दुकान खोले, फार्मेसी खोले हैं, उसमें रखना चाहते हैं तो वो जनरली शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, इसमें कुछ छूट दी गई हैं। ओके, चलिए शेड्यूल जे शेड्यूल के आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
शेड्यूल एम की बात करें जो इंपॉर्टेंट है, एम में आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, कि मतलब आप जहां पे आप ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो फैक्ट्री, वो प्रीमाइसिस, जो जगह वहां पे किस तरह का इक्विपमेंट्स है, कितना आप साफ सुथरा रखे हैं, उसकी पूरी लिस्ट जो होती है वो कहां पे होती है, किसके अंतर्गत होती है, शेड्यूल एम। शेड्यूल एम में आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी, ध्यान रखिएगा, जीएमपी आता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसिस। ठीक है, फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, प्रीमाइसिस मतलब वो जगह जहां आपका फैक्ट्री है, उसमें जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, टैबलेट बनाने वाली मशीन, पंचिंग मशीन, कैप्सूल, वो सारे इक्विपमेंट सही होने चाहिए। हाइजीन मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रॉपर हाइजीन, इक्विपमेंट्स, प्रीमाइसिस वो सब सही होने चाहिए। उसकी रिक्वायरमेंट वो सब किस में आती है, शेड्यूल एम के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल में डिजाइन ऑफ टैबलेट कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, वही बताया गया है कि जो इक्विपमेंट्स है, जैसे आप टैबलेट बना रहे हैं या कैप्सूल्स बना रहे हैं, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का डिजाइन कैसा है, कितना साफ सुथरा है, ये सब जीएमपी जो है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, शेड्यूल एम के अंतर्गत आता है। शेड्यूल M1 में क्या आता है, जीएमपी फॉर मेडिकल डिवाइस। बहुत से मेडिकल डिवाइस होते हैं, जैसे आपके सिरिंज हो गए, कैथेटर हो गए, अब ये सब जो होते हैं इसकी जो जीएमपी जहां पे इसका निर्माण होता है वो सब किस में आते हैं, शेड्यूल M1 के अंतर्गत आता है। जीएमपी फॉर मेडिकल डिवाइस जो होते हैं वो M1 के अंतर्गत आता है। जीएमपी स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग की जो जीएमपी होती है, जहां पे बनते हैं सारी चीजें, मैन्युफैक्चर किया जाता है, सिरिंज प्रोडक्शन, कैथेटर प्रोडक्शन वगैरह, वो आपके M1 में आते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा शेड्यूल M2। अभी आप देखिए M, जहां पे कोई भी टैबलेट्स या कैप्सूल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक फैक्ट्री है आपका है, वो प्रीमाइसिस, वो जगह, तो उसको को ध्यान रखते हुए शेड्यूल M में आता है। लेकिन कोई मेडिकल डिवाइस बन रहा है, उसकी जीएमपी वो कहीं ना कहीं शेड्यूल M1 में आता है। और M2 में क्या आता है, कॉस्मेटिक, ध्यान दीजिए, जहां पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बनाई जा रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो उसकी जीएमपी जो होता है M2 में आता है। तो तीन चीज बताए आपको, एक M बताए, एक M जहां पे जीएमपी आ रहा है, डायरेक्ट टैबलेट कैप्सूल जो भी इक्विपमेंट बनता है। M1 में आपको बताए मेडिकल डिवाइस, और M2 में आपको बताए कॉस्मेटिक। ठीक है, तो तीनों को ध्यान रखिएगा, M1, M2। कॉस्मेटिक की जो जीएमपी होती है, मतलब जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां पे कॉस्मेटिक को मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो चीजें जो होती हैं, वो तरह के, वो जो प्रीमाइसिस होती हैं, वो जगह होती है, वो जीएमपी होता है, वो M2 में आता है। एग्जाम्पल में जैसे कॉस्मेटिक में क्या आते हैं, लिपस्टिक आते हैं, लड़कियां समझ रही होंगी, क्रीम आते हैं, शैम्पू आता है, हालांकि क्रीम आप भी लोग लगाते होंगे, शैम्पू आते हैं, शैम्पू प्लांट जो होते हैं जहां पे शैम्पू वगैरह बनाए जाते हैं, ये सब शेड्यूल M1-2 के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो तीन चीज बताए, M, M1, M2, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं शेड्यूल N का मतलब नया, रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी प्रीमाइसिस। ठीक है, अगर आपको एक नया मेडिकल स्टोर खोलना है, तो नया मेडिकल स्टोर में जो जो चीजें देखेंगे आप, कि मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी शॉप, फार्मेसी शॉप का जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए, फार्मेसी शॉप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए, वो सब शेड्यूल N के अंतर्गत आता है। मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए फार्मेसी शॉप का। ठीक है, तो आप नया फार्मेसी शॉप खोल रहे हैं तो वो सब शेड्यूल N के अंतर्गत आता है, उसकी रिक्वायरमेंट। ओके, तो N मतलब नया, क्या चीज, फार्मेसी शॉप जब खोल रहे हैं तो उसका जो रिक्वायरमेंट चीजें होती हैं, उसका स्टैंडर्ड जो होता है वो आपका शेड्यूल N के अंतर्गत आता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेड्यूल O, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड का स्टैंडर्ड होता है, डिसइंफेक्टेंट मतलब जो इन्फेक्टेंट, कीटनाशक नहीं कह सकते, जो सफाई होती है घरों में, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं फ्लूइड को, सॉल्यूशन को, घर को सफाई करने के लिए, जैसे फिनाइल वगैरह हो गया, फिनाइल वगैरह घर में यूज होता है ना साफ सफाई के लिए, तो फिनाइल वगैरह उसी को हम डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड बोलते हैं। उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो शेड्यूल O के अंतर्गत आता है। लेज डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, लेज डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को जो निर्धारित करता है, लेज डाउन मतलब निर्धारित करता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं शेड्यूल O के अंतर्गत आता है। जैसे फिनाइल वगैरह हो गए, ये जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड है इसका स्टैंडर्ड शेड्यूल O के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए शेड्यूल P का मतलब होता है लाइफ पीरियड या एक्सपायरी ऑफ ड्रग। ठीक है, जो ड्रग की एक्सपायरी या उसका लाइफ पीरियड, कितने लंबे समय तक ड्रग की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, ये सब शेड्यूल P के अंतर्गत आता है। डिफाइन सेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज कंडीशन, ड्रग की सेल्फ लाइफ या उसका स्टोरेज कंडीशन, उसकी एक्सपायरी, ये सब शेड्यूल P में आता है। ठीक है, विटामिन प्रिपरेशन एक्सपायरी 12 मंथ, जैसे विटामिन का कोई प्रिपरेशन है वो एक्सपायर होगा 12 मंथ में, तो ये एक्सपायर 12 मंथ में हो रहा है, तो इसको कैसे पता चल रहा है, मतलब किसके
अंतर्गत आ जा रहा है, कौन इसका देख रेख कर रहा है, किस शेड्यूल के अंतर्गत, आप बता दिए कि 12 मंथ में एक्सपायर होगा। शेड्यूल पी के अंतर्गत आपको बताना है कि हमारा शेड्यूल पी के अंतर्गत ये जो ड्रग है ये एक्सपायर होगा, इसकी सेल्फ लाइफ इतनी है। ठीक है, तो जो भी ड्रग आप डिसाइड करते हैं कि एक्सपायरी या उसकी सेल्फ लाइफ, वो शेड्यूल पी में आता है। बस ऐसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेड्यूल P1। अभी आप पी में देखिए एक्सपायरी डेट, लाइफ पीरियड। अब P1 में उसकी पैक साइजेस आप ये नहीं है कि खूब बड़ा सा बना दिए, टैबलेट हमारा छोटा छोटा सजा दिए, एक उसका भी स्टैंडर्ड होता है, स्पेसिफाइज स्टैंडर्ड पैक साइज फॉर ड्रग टू अवॉइड मिसयूज। ठीक है, ड्रग हमारा मिसयूज ना हो सके, एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड पैक साइज बनाया गया है। जैसे पैरासीटामॉल 500 mg का स्ट्रिप आप 10 टैबलेट के अंतर्गत सफिशियंट है, इतने में ठीक हो सकता है पेशेंट, फिर दोबारा लेके जाए। ये नहीं कि और बड़ा बनाया जाए, हालांकि बनते हैं और ज्यादा होते हैं, लेकिन ये है कि एक लिमिट रखा गया है कि उससे ज्यादा नहीं रखते। 50 गोली जो टैबलेट होते हैं, 50 टैबलेट का आप पत्ता नहीं बना सकते। ठीक है, जो स्ट्रिप होता नहीं बना सकते, उसकी लिमिट है। ठीक है, तो वो जो लिमिट होती है वो कहीं ना कहीं शेड्यूल P1 में आती है, पैक साइजेस डिसाइड होती हैं। ओके, चलिए, तो अलग अलग शेड्यूल बनाया गया। सोचिए कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। पी में जो ड्रग एक्सपायर होती हैं उसकी लाइफ पीरियड वगैरह आते हैं। P1 में जो पैक की साइजेस होती हैं, जो टैबलेट्स की साइजेस होती हैं, स्ट्रिप वगैरह, वो P1 में आती हैं। शेड्यूल क्यू की बात करें तो परमिटेड कलर। अच्छा, कुछ ड्रग होते हैं जो कलरफुल होते हैं, कहते हैं ना गांव में, कह रहे भैया नीली वाली दवा दो, सुबह खाने के लिए डॉक्टर बोले हैं, पीली वाली दवा दो, सफेद वाली दवा दो। वो परमिटेड कुछ कलर को परमिशन मिलती है, वो शेड्यूल क्यू में आते हैं। लिस्ट कलर अलाउ इन कॉस्मेटिक एंड ड्रग, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में या ड्रग्स में जो कलर को अलाउ किया जाता है उसकी लिस्ट कहीं ना कहीं शेड्यूल क्यू में आते हैं, शेड्यूल 2 में आता है। ठीक है, जैसे टेट्राजीन इस तरह का केमिकल्स होता है, डाई होता है जिसको कह सकते हैं, सनसेट येलो कलर का होता है जो नुकसान नहीं करता है, इसको कहीं ना कहीं कलर को मिलाया जाता है अपने ड्रग प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक में। ठीक है, तो शेड्यूल क्यू में आपके जो कलर्स होते हैं उनको परमिशन मिलता है कि कौन कौन से कलर्स हैं, उसकी लिस्ट रहती है, वो शेड्यूल क्यू के अंतर्गत आती है। ओके, चलिए शेड्यूल आर की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर कंट्रासेप्टिव्स। जी हाँ, जो कंट्रासेप्टिव्स होते हैं, गर्भ निरोधक जो चीजें होती हैं, उसका स्टैंडर्ड जो होता है वो आर के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रासेप्टिव्स, आर से याद कर सकते हैं कि रोक टोक, जिसको रोक मतलब कंट्रासेप्टिव समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो जो गर्भ निरोधक चीजें होती हैं उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो शेड्यूल आर के अंतर्गत आता है। ठीक है, बढ़ती पॉपुलेशन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं कंट्रासेप्टिव्स का यूज करना ही पड़ता है, तो वो जो आर है उससे रोक से याद कर सकते हैं, रोक। ठीक है, स्टॉप लगाना। तो इसमें जो लेटेक्स कंडोम्स वगैरह, कॉपर्टी वगैरह जो आते हैं, ये भी किस शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, शेड्यूल आर के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कंट्रासेप्टिव्स का स्टैंडर्ड होता है वो शेड्यूल आर के अंतर्गत आते हैं। कंट्रासेप्टिव्स में लेटेस्ट कंडोम्स वगैरह, कॉपर्टी वगैरह और बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि आप जानते होंगे। शेड्यूल एस में आता है कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड। एस में आता है कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक का स्टैंडर्ड है उसको एस से कह सकते हैं। अब कैसे याद करेंगे, एस से याद रखिएगा सुंदरी। ठीक है, सुंदरी से याद करिएगा। सुंदरी वही जो कॉस्मेटिक अच्छे से लगाई हुई हो, मतलब यूज किया हो कॉस्मेटिक, तो सुंदरी याद करिएगा एस से। ठीक है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड जो होते हैं वो शेड्यूल एस के अंतर्गत आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक को जो मैन्युफैक्चर करने का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो प्रॉपर प्योर कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है, इसका रिकॉर्ड है, वो शेड्यूल एस के अंतर्गत आता है। फेस क्रीम हो गया, शैम्पू हो गया, ये सब शेड्यूल एस के अंतर्गत आते हैं, उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड। ओके, चलिए शेड्यूल टी की बात करें तो जीएमपी फॉर एएसयू मेडिसिन, जो आपके आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन होते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, वो फैक्ट्री, वो उसका जो जीएमपी है वो किसके अंतर्गत आता है, टी के अंतर्गत आता है। तो जीएमपी फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, जो आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो जनरली कहाँ पे होती है, शेड्यूल टी में आती हैं। ओके, एएसयू मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वही आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी जो मेडिसिन होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है वो शेड्यूल टी के अंतर्गत आती हैं। शेड्यूल यू की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड भी बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड टू मेंटेन फॉर बैच मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पैरासीटामॉल बना रहे हैं टैबलेट, तो एक बैच में कितना बना है पैरासीटामॉल, तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। अब वो रिकॉर्ड जो मेंटेन कर रहे हैं वो किस शेड्यूल के अंतर्गत आ रहा है, वो शेड्यूल यू के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, जो आपका जो बैच, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां आप दवा बना रहे हैं, उसमें आपका जो टैबलेट बना रहे हैं वो कितना एक एक बैच में निकल रहा है, तो एक बैच में जितना निकल रहा है उसको आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आता है, शेड्यूल यू के अंतर्गत आता है।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल बस खत्म होने वाला है, शेड्यूल वाई तक है बस। शेड्यूल वी की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट प्रायोरिटी मेडिसिन, अभी हम बताए थे लिस्ट ऑफ पेटेंट और प्रायोरिटी मेडिसिन, शेड्यूल आई में बताए थे। ठीक है, चलिए फिर दिखाते हैं आपको। शेड्यूल आई में आपको क्या बताए थे कि पेटेंट प्रायोरिटी मेडिसिन, कोई ऐसी दवा, ब्रांडेड दवा जो पेटेंटेड की गई हो, जो प्रिपेयर की जा रही हो, उनकी प्रॉपर लिस्ट, लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो है ये आपको वी में मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर ब्रांडेड या प्रोप्राइटरी या प्रिपरेशन मेडिसिन, जैसे कि कोई कफ सिरप ब्रांडेड है, कोई टैबलेट्स है, तो ये जो प्रॉपर ब्रांडेड है, जिसका प्रॉपर स्टैंडर्ड है, इसका हमारे पास सब कुछ मेंटेन है, इसका बैच, इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन है हमारे पास, इसकी स्टेबिलिटी भी पता है, इसका लाइफ पीरियड भी पता है, सारी चीजें एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो कहीं ना कहीं शेड्यूल बी के अंतर्गत आता है। और वहां आई में सिर्फ लिस्ट आ रहा था कि कौन कौन से ड्रग हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड है, ध्यान रखिएगा। शेड्यूल एक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शेड्यूल बी तो आप समझ लिए जो नए ड्रग आ रहे हैं, लेकिन शेड्यूल एक्स में आते हैं नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग। जो नार्कोटिक ड्रग होते हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग होते हैं, वो शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आते हैं। ड्रग विथ हाईएस्ट रेस्ट्रिक्शंस रिक्वायर स्पेशल लाइसेंस फॉर सेल प्रोविजन, ठीक है, ये ऐसे ड्रग होते हैं जिनको आप ऐसे नहीं बेच सकते, इसके लिए एक अलग से लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तब आप इसको सेल कर सकते हैं। मॉर्फिन हो गया, पेंटाजोसिन हो गया, एम्फेटामाइंस वगैरह हो गया, बहुत से नार्कोटिक ड्रग्स आते हैं जो शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप इसको बेच नहीं सकते। ओके, चलिए लास्ट बचा है आपका शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई में कौन से ड्रग्स आते हैं? जो ड्रग आप मार्केट में लाने से पहले उसकी टेस्टिंग होती है, ट्रायल होता है, ठीक है, जो नए ड्रग अप्रूव होने वाले होते हैं वो ड्रग किस में आते हैं? शेड्यूल वाई में आते हैं। क्लिनिकल ट्रायल जिसका चल रहा हो, न्यू ड्रग जिसको अप्रूवल मिला हुआ हो, वो आपके किस में आते हैं? शेड्यूल वाई में आते हैं। मान लीजिए गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस दिया जाता है, क्लिनिकल ट्रायल, न्यू ड्रग अप्रूवल एंड एथिक्स इन टेस्टिंग, कोई टेस्टिंग चल रहा है, उसकी जो एथिक्स होती है, कोई नए ड्रग्स को अप्रूवल दिया गया कि क्लिनिकल ट्रायल्स, तो उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस वो किसके अंतर्गत आती है? शेड्यूल वाई के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अगर कोई मार्केट में दवा लॉन्च हो रहा है तो उसके पहले जो भी टेस्टिंग चलती है, तो टेस्टिंग बहुत तरीके से, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ट्रायल चलता है मार्केट से आने से पहले। तो जो ट्रायल्स चल रहे हैं ना, ये किसकी, इसके भी कुछ गाइडलाइंस होंगे, ऐसा तो नहीं कि अपने मन से बना दे रहे हो, उसके कुछ गाइडलाइंस हैं, और वो गाइडलाइंस जो है वो शेड्यूल वाई के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यही था पूरा आपका शेड्यूल्स, इसमें आपको कंप्लीट करा दिए हैं। हाँ, अगर आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो आपको शेड्यूल सी और C1 में करना है, जी में करना है, एच में करना है, H1 में करना है, जे पे करना है, के करना है, M N P X Y, ठीक है। बस इतने में आपके सिलेबस में दिया गया है, इतना करिएगा। बाकी आपके एग्जिट एग्जाम, कंपटीटिव एग्जाम, अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट हैं तब भी देख रहे हैं, आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये था शेड्यूलिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ठीक। बाकी अगर आप हमारे तरह बेहतरीन तरीके से बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी एंड एथिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स सारे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, कोर्स प्राइस है 1499, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्सेस वाले ऑप्शन में जाके इसको बाय कर लीजिए और क्या लाइव क्लास का मजा लीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई और डाउट हो तो aditya3.official या उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी है, दोनों को फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्यूरी को डीएम कर सकते हैं, फ्री टाइम में हम जरूर रिप्लाई देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में।